हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवालिक एजुकेरा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने इससे पहले बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन वीडियो पहले ही अपलोड कर ली थी। जिसने नहीं देखी है वो देख लेना। और हम आज पहला चैप्टर कोशिका स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। कोशिका हमारा पहला चैप्टर है और कोशिका के बारे में बात करते हैं। कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई। दोस्तों, जितनी भी हमारी अगर पूछा जाए संरचनात्मक, कार्यात्मक और जेनेटिक्स, सारी की सारी इकाई किससे द्वारा होती है? कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती है। कोई भी सारा शरीर हमारा कोशिका से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। जितनी भी हमारी कार्यात्मक, संरचनात्मक और जेनेटिकली प्रोसेस होते हैं, सारे कोशिका के द्वारा संपन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। कोशिका की खोज के बारे में बात करते हैं। कोशिका की खोज किसने करी? तो दोस्तों, कोशिका की खोज के बारे में बात करें हम सन 1665 में एक वैज्ञानिक के द्वारा की गई, जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या काम करा? एक बोतल के ढक्कन। ठीक है दोस्तों, ये रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। कहाँ की गई? कॉर्क में की थी। कॉर्क क्या है? छाल है, एक छाल थी। ठीक है ना। इसने जो खोज की थी वो कोशिका कैसी थी? वो मृत कोशिका थी। कैसी थी? इसने जो खोज की थी, कैसी कोशिका की थी? मृत कोशिका की थी। और इसने क्या बोला था? सेल्यूला बोला था। सेल्यूला, इसने जो बोला था सेल्यूला बोला था। ठीक है। तो फिर कोशिका नाम कहां से आया? कोशिका नाम जो दिया था दोस्तों, वो दिया था हार्टविल ने। ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका नाम दिया था इसको। ठीक है, इसने सेल्यूला कहा था। ठीक है दोस्तों, ये रॉबर्ट हुक ने जो सारा का सारा ये प्रोसेस दिया था, उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। कौन सी पुस्तक थी? माइक्रोग्राफिया। ये सारा का सारा प्रोसेस इस पुस्तक में दिया था उन्होंने, माइक्रोग्राफिया में इन्होंने बताया था जो भी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बुक कई बार एग्जाम से पूछ ली जाती है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा जिन्होंने कोशिका की खोज करी, उनकी बुक का नाम क्या है? तो उनकी बुक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। तो दोस्तों, ये कैसी थी? मृत कोशिका के बारे में हमने बात की थी। इन्होंने कैसी थी? मृत कोशिका थी। उसके बाद में दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ल्यूवेनहोक। ये आए थे सन 1674 में। 1674 में ल्यूवेनहोक वैज्ञानिक आए। ल्यूवेनहोक। दोस्तों, ल्यूवेनहोक ने क्या काम करा? इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज करी। जीवित कोशिका क्या? मतलब एक जीवाणु ही था। जीवाणु की खोज करते इन्होंने। जीवित कोशिका की खोज के बारे में किसे जाता? ल्यूवेनहोक को जाता। दोस्तों, ल्यूवेनहोक ने और किस चीज की खोज करी? अगर पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी? ल्यूवेनहोक ने करी। ठीक है। किस जीवाणु की खोज भी? जीवाणु के बारे में एक जीवाणु ही था जिसकी उन्होंने खोज की थी। और एक स्पर्म की खोज। अगर पूछा जाए कि इनकी खोज की आरबीसी और हमारा प्रोटोजोआ। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि स्पर्म यानी कि शुक्राणु की खोज किसने करी? आरबीसी। हमारे जो स्तनधारी होती आरबीसी है, उसकी खोज किसने करी? प्रोटोजोआ की खोज करी। तो उसके लिए भी किसका नाम आएगा? ल्यूवेनहोक। ठीक है दोस्तों, ल्यूवेनहोक का ही नाम आता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सीक्रेट ऑफ नेचर। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? सीक्रेट ऑफ नेचर। और इन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी, स्पर्म की खोज भी इन्होंने करी, आरबीसी की खोज करी, प्रोटोजोआ की खोज करी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद में कुछ सिद्धांत आए कोशिका के बारे में। सिद्धांत की बात कर लेते हैं दोस्तों। अभी केवल हम क्या कर रहे हैं? थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसकी जो कोशिका की थ्योरी है और इसके जो भाग वगैरह उनमें आगे चल के पढ़ेंगे। तो 1838-39 में दो वैज्ञानिक हुए, स्लाइडेन और स्वान। इन्होंने क्या काम करा? एक थ्योरी दी, सेल्स थ्योरी। कौन सी? कोशिका सिद्धांत दिया। तो इन्होंने कोशिका सिद्धांत में क्या कहा? भाई एक तो ये क्या था? ये तो जंतु वैज्ञानिक था।
इसने जंतु के बारे में बताया, इसने पादप के बारे में बताया। भाई कोशिका तो दोनों में ही होती है, भाई जंतु में भी कोशिका हुआ है, पादप में भी कोशिका हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे दोनों की अलग अलग स्ट्रक्चर पूरा का पूरा पढ़ेंगे उनके बारे में। तो इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक सजीव, स्लाइडेन और स्वान ने 1838-39 में बताया कि प्रत्येक सजीव प्रत्येक सजीव जो है कोशिका से मिलकर बना है। कोशिका होती है और प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। भाई केंद्रक के द्वारा तो हर चीज कंट्रोल होती है। और हमारी केंद्र सरकार है क्या, सारे पूरे देश को कंट्रोल कर रही है। इसी तरह से प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होगा, जो कि ये दो स्टेटमेंट थे इनके। कैसे थे कि प्रत्येक सजीव किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। प्रत्येक कोशिका में क्या है, केंद्रक है। ये बस ये स्टेटमेंट है। तो इनके जो स्टेटमेंट थे वो हर जगह लागू नहीं होते। भाई अगर हम बात करें विषाणु की बात करो, चलो इनके कुछ अपवाद भी थे, स्लाइडेन के और स्वान की। इनकी अपवाद की अगर मैं बात करूं, जैसे एक ये ले लो विषाणु ले लो, आरबीसी ले लो, है ना, स्तनधारी आरबीसी। भाई ये क्या है, जीवित अजीवित के बीच की कड़ी है ये। भाई जीवित में तो जीवित है, मृत में मृत है ना। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, विषाणु को कहा जाता है। इसमें केवल या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा केवल। भाई एक सिंगल चीज होती है, इसमें ना ही केंद्रक होता है। एकमात्र पूरी दुनिया में एक ऐसा जीव है विषाणु जो कि ए सेलुलर होता है। ए सेलुलर का मतलब अकोशिकीय, ये कोई कोशिका नहीं होती। मृत में अगर बाहर है तो मृत है, अगर अंदर आ जाए, अगर किसी लिविंग सेल्स में आ जाए तो क्या हो जाता, एक्टिव हो जाता है। इसका भाई लिविंग का मतलब क्या होता है, आरएनए या जो जेनेटिक्स पदार्थ है उसका एक्टिव होना ही क्या है, सजीव है मतलब। ठीक है दोस्तों, तो ये जो स्वान और स्लाइडेन की थ्योरी थी, एक तो इस पे लागू नहीं होती, एक आरबीसी पे लागू नहीं होती, क्योंकि आरबीसी में भी केंद्रक नहीं होता, इसमें भी केंद्रक नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों आरबीसी पर भी लागू नहीं होती, लेकिन जो हमारा क्या होता, ऊंट हो गया, एक हो गया लामा। भाई इनकी कोशिकाओं में क्या केंद्रक पाया जाता, तो इन पर जाहिर सी बात है इन पर लागू होगा। अगर सवाल पूछा जाए कि किस पर लागू होती है, तो इन पर लागू होती है, क्योंकि इनकी आरबीसी में क्या पाया जा रहा है, केंद्रक पाया जा रहा है। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो हम किसकी बात कर रहे थे, स्वान और स्लाइडेन और स्वान की थ्योरी की बात कर रहे थे। स्लाइडेन प्लस स्वान। दोस्तों इनकी जो ये थ्योरी थी, ये बिल्कुल फेल साबित हुई। फेल मतलब फ्लॉप होगी। फ्लॉप होने का क्या कारण रहा, इसका फ्लॉप होने का कारण बताऊंगा कि भाई इनसे पूछा गया कि भाई हमारी जो सेल्स है वो केवल एक कोशिका से बनी है। भाई शुरू में क्या है, एक जाइगोट से बनी है। भाई जाइगोट से अरबों कोशिका कैसे बनी। भाई हमारे अंदर इतनी सारी कोशिका, भाई हमारे हर चीज की कोशिका अलग है, आंख की कोशिका अलग है, कान की अलग है, लीवर है, किडनी है, सबकी कोशिका अलग है, तो वो कैसे बनी। तो इनके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था इनके पास कि कैसे होगा, तो इसीलिए इसे फ्लॉप समझा गया। ठीक है ना। तो उसके बाद में एक आधुनिक और मॉडर्न कोशिका सिद्धांत आया। कौन सा, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। उसके बाद में आया आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत आया। किसने दिया, एक वैज्ञानिक, उनके वैज्ञानिक का नाम था विर्चाउ। दोस्तों विर्चाउ ने बताया कि इसने बताया कि भाई जो कोशिका है ना, कोशिका विभाजन करती है, कोशिका का विभाजन होता। इसने बता दिया कि एक कोशिका से कैसे बहुत सारी कोशिका बनती है। इसने विर्चाउ ने बता दिया कि एक कोशिका से कैसे कितनी सारी कोशिका बनती है। यानी कि इसने कहा कि जो पुरानी कोशिका है उससे नई कोशिका बनती है, पुरानी से नई कोशिका बनेगी। दोस्तों नई कोशिका बनेगी, लेकिन ये तो हम अपनी भाषा में बताएंगे, पुरानी से नई बनेगी। लेकिन उनकी जो भाषा थी वो अलग थी। उन्होंने क्या बोला था, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, यानी कि जो पुरानी कोशिका है उसी से नई कोशिका बनेगी। दोस्तों ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, मैं स्टेटमेंट को लिख देता हूँ यहाँ पर, कैसा था वो, ना तो हिंदी में दिया उन्होंने ना इंग्लिश में दिया, उनकी भी अलग भाषा थी, मैं बता देता हूँ वो कैसे क्या था वो।
ओमनी सेलुला, ओमनी सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये स्टेटमेंट था किसका? विर्चाव का। इसने बताया था कि जो पुरानी कोशिका है उससे ही नई कोशिका बनेगी। किससे? उसी से नई कोशिका बनेगी। दोस्तों अब हम कोशिका के आकार की बात करते हैं। यहाँ तक हमने कोशिका के बारे में बात कर ली कि इसका आकार कैसे कैसे कितना होता है, कैसे होता है। देखो इसके आकार की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो इसका जो आकार होता है कोशिका का आकार यानी कि साइज, साइज हम किसी चीज माइक्रोमीटर में मापते हैं। दोस्तों इसका साइज माइक्रोमीटर में मापते हैं। तो एक माइक्रोमीटर जो होता है वो 10 की पावर 1 माइक्रोन 10 की पावर 6 मीटर हो गए। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं सबसे बड़ी और सबसे भारी कोशिका की बात कर लेते हैं, कौन सी होगी। सबसे भारी और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी और सबसे भारी कोशिका की अगर बात करूं तो शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका कैसे होगा? सबसे बड़ी और सबसे भारी इसी की कोशिका होगा। दोस्तों अगर मैं भारी की बात करूं तो 1.4 किलोग्राम की हो जाएगी। ठीक है भाई, बड़ी और लंबी में बहुत अंतर होता है। लंबी में क्या करते हैं, केवल लंबाई लेते हैं, और बड़ी में क्या होता है, केवल उसका भारीपन और कितनी वो बड़ी है उसका पृष्ठ लेते हैं केवल। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी और सबसे भारी कोशिका की बात होगी। और सबसे छोटी कोशिका की बात कर लेते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? उसको सबसे छोटी कोशिका का नाम होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। तो दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है उसकी बात होगी, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। और अब हम सबसे छोटी कोशिका की बात कर लेते हैं, कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा गैली। दोस्तों नाम थोड़े ऐसे ही हुए हैं बायोलॉजी में, ये होती है भाई। ये जो मैंने बताने के लिए पूरे सजीव जगत में सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका। और अगर सबसे लंबी की बात करें, सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। तो इसका जो आकार होता है ना, इसका जो साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। दोस्तों ये जोकर की तरह मूवमेंट करती रहती है, बिल्कुल ऐसे छोटी सी होगा, ऐसे ऊपर नीचे उछल कूद करती रहती है। अब दोस्तों पूरी शरीरों की तो बात होगी। अगर मानव शरीर के अंदर पूछा जाए कि मानव शरीर के अंदर कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। मानव जो हमारा शरीर है, उसके बारे में बात करूं तो बड़ी, सबसे बड़ी कौन सी? सबसे छोटी। दोस्तों सबसे बड़ी की बात करूं तो ओम यानी कि अंडाणु। अगर सबसे छोटी की बात करूं तो स्पर्म यानी कि शुक्राणु। दोस्तों ये हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो जितना भी ये पढ़ाया जाएगा बिल्कुल सारा सिलेक्टेड है, किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि पढ़ने के लिए तो बहुत होता है, लेकिन चीजें सिलेक्टेड पढ़ाई जा रही है ना दोस्तों। पूरी अगर साइकोलॉजी की एक ही बुक लिया हो तो पूरी बुक ही खत्म ना होने की, एग्जाम सारे निकल जाएंगे। ठीक है ना, तो अब आगे चलते हैं हम कोशिका के बारे में। कोशिका कितने प्रकार की होती है? देखो दोस्तों, कोशिका की अगर बात करूं, कोशिका दो प्रकार की होती है। एक तो है प्रोकैरियोट, एक है यूकैरियोट।
यूकेरियोट। दोस्तों अगर हम बात करें प्रोकैरियोट की, प्रोकैरियोट सबसे पहले पृथ्वी पर जो आई, पृथ्वी पर जो कोशिका बनी थी वो प्रोकैरियोट थी। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट थी। और इसमें क्या था, केवल मैच्योर नहीं थी पूरी तरह से। इसकी जो केंद्रक झिल्ली थी वो भी वैसी थी, टूटी फूटी अवस्था में थी, प्राचीन, बहुत ही प्राचीन थी, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कौन से जीवाणु, जीवाणु जीवाणु नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। ये कोशिका पूरी तरह से विकसित नहीं थी और केवल एक एक जेनेटिक मटेरियल पड़ा रहता था इसमें बीच में, बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में थी बिल्कुल, ठीक है ना। इसके बाद में क्या है, इनको दोस्तों क्या साइनोबैक्टीरिया भी इसी को बोल देते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले जीव कौन से थे, क्या था, साइनोबैक्टीरिया। यही कोशिका सबसे पहले है प्रोकैरियोट, ठीक है ना। अब बात करते हैं यूकेरियोट की। यूकेरियोट कोशिका जो है वो पूरी तरह से मैच्योर कोशिका होती है। इसका जो केंद्रक होता प्रोकैरियोट, यूकेरियोट कोशिका जो है भाई इसके ये बिल्कुल मैच्योर कोशिका होती है। इसके सारे के सारे अंग बिल्कुल मैच्योर होते हैं, सही ढंग से काम करती है, ठीक है ना। इसमें इसका जो डीएनए मटेरियल होता है जो जेनेटिक में हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन दोस्तों। जो कि प्रोकैरियोट कोशिका थी उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं था, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, पूरी तरह से मैच्योर होती है। जैसे कि हम हैं जितने भी क्या हैं, शैवाल, कवक, और कौन सा हो गया, जितने भी पादप कोशिकाएं हैं, जितनी भी जंतु कोशिकाएं हैं, जंतु कोशिका, ये कैसी कोशिकाएं दोस्तों, ये कैसी है, यूकेरियोटिक कोशिका है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोट, एक यूकेरियोट। प्रोकैरियोट कोशिका जो होती है ये पूरी तरह से विकसित नहीं होती, और ना ही इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है, केंद्रक झिल्ली बस नॉर्मल होती है, पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। अगर उसकी बात करें यूकेरियोट की तो ये बिल्कुल मैच्योर कोशिका है और क्या पूरी तरह से विकसित कोशिका होती है। जैसे भाई हमारा शरीर में कैसा है, विकसित है, पूरी तरह से विकसित कोशिका है, पादप है विकसित कोशिका है, ठीक है, और जंतु कोशिका है, कवक है, शैवाल है, कौन सी कोशिका में आती है, यूकेरियोट कोशिका में, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमने कोशिका कितनी दो प्रकार की पढ़ी, एक प्रोकैरियोट, एक यूकेरियोट। दोस्तों ये जो प्रोकैरियोट कोशिका थी ये अर्धविकसित थी, इसी का विकास होने के बाद प्रोकैरियोट कोशिका बनी, ठीक है ना। वो कैसे बनी, एक टर्म दी जाती है, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। अगर कुछ ये नाम जो होते हैं ना दोस्तों बायोलॉजी में थोड़े ऐसे ही होंगे तो इन्हें ये रटने देखने पड़ते हैं दोस्तों। तो कैसे अब बताता हूँ। एक तो थी प्रोकैरियोट, एक थी यूकेरियोट। तो यूकेरियोट कोशिका थी, ठीक है दोस्तों। राइबोसोम, एक राइबोसोम ऐसा अंग कोशिका में होता है जो दोनों में पाया जाता है। तो इससे अब कोई भी सेल से ये तो अर्धविकसित है, ये पूर्ण विकसित है, तो इससे इस प्रोकैरियोट से यूकेरियोट बनने की जो प्रोसेस है उसे मीसोकैरियोट कहते हैं, मीसोकैरियोट। तो इस मीसोकैरियोट के बारे में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था भाई, नाम थोड़ा ऐसा ही है इनका वैज्ञानिक का नाम क्या था जिनने इसके बारे में बताया, और कब बताया, 1966 में। तो दोस्तों आज केवल हम यहीं तक बात करेंगे, इससे आगे कोशिका अंगों के बारे में बात करेंगे हम कि कोशिका द्रव्य क्या होता है, जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है, लाइसोसोम के क्या कार्य हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य हैं, ऊर्जा का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। जितना भी कोशिका के बारे में पूरा प्रोसेस है जो एग्जाम में पूछा जाता सारा का सारा बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है दोस्तों। ओके, जय हिंद, जय भारत, अलविदा।